Till up to this we have already discussed about formation of male and female gamete, their reproductive organ, their production. Now after that, in first lesson of this chapter, in introduction, I have told you that we will move from gametogenesis, then oogenesis, and so in previous first class we have already discussed about gametogenesis. The next, which I have told you, that insemination, that transfer of sperm. Then the third process is fertilization. Third process is fertilization and implantation. The both the topic which we have to discuss today. The fertilization and implantation, then gestation, and last में आएगा आपका क्या, parturition और the delivery of the body baby. So आज हमने डिस्कस करना है क्या, fertilization and implantation up to insemination. Insemination actually transfer of sperm है, जिसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं. So once we have discussed about the formation of male and female gamete, how this male gamete reaches up to the because for the process of fertilization, what the simple meaning of fertilization? Fertilization is meaning fusion of male and female gamete. This is known as fertilization. And after this process, what will form? Zygote will form. The question is how this male gamete, because this male gamete produced in male organism and female gamete produced in female, how this male and female gamete meet with each other. So during the process of coitus, or you can say that copulation, where a male and a female have a relationship, in such a condition, this male releases a sperm which reaches to the female, and the process is known as insemination, जो मैंने वहां पर आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था. इंसेमिनाइजेशन, ये इंसेमिनाइजेशन कैसे होता है? दिस इंसेमिनाइजेशन टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ पेनिस ऑफ मेल मेंबर विच इंसर्टेड इन द वेजाइना ऑफ फीमेल, थ्रू विच द स्पर्म मूव टू फीमेल बॉडी. तो ये एक्चुअली में प्रोसेस होती है कि यहाँ से निकलते हुए स्पर्म फीमेल वेजाइना के थ्रू इंटर करते हैं. केवल याद करने के लिए मैंने एक रफ डायग्राम बनाया हुआ, ये वेजाइनल पोर्शन है. सो यहाँ से स्पर्म पेनिस के थ्रू स्पर्म यहाँ जो है तो रिलीज कर दिए जाते हैं. अब ये स्पर्म को मूव करते हुए कहाँ तक पहुँचना है? यहाँ तक पहुँचना है. यहाँ पर मौजूद है क्या, हालांकि बुक में ओवम लिखा हुआ होता है, बट हमको पता है कि वो क्या है, सेकेंडरी oocyte ही है. अभी ये ओवम का फॉर्मेशन इसके थ्रू नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ से जो ओवरी से रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte में होता है, यहाँ के एम्पुलर जंक्शन में रहता है. दिस स्पर्म हैज टू मूव फ्रॉम हेयर एंड रीचेज अप टू दिस सेकेंडरी oocyte, क्योंकि जब तक ये स्पर्म यहाँ तक नहीं पहुंचेगा प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. इसीलिए आपने देखा होगा कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज. क्यों? क्योंकि इस यहाँ से और यहाँ तक पहुंचना, ये स्पर्म के लिए जो खुद बहुत माइक्रोस्कोपिक है, उसके लिए जो है तो क्या नाम से बहुत लंबी जर्नी हो जाती है. क्योंकि जब, और हमने बताया था आपको उस दिन भी कि 60-70 मिलियंस के ऊपर यदि स्पर्म काउंट है, तभी जो है तो क्या नाम से वो स्पर्म सेकेंडरी साइड तक पहुंचेगा. 40 मिलियन से नीचे जैसे ही स्पर्म काउंट जाता है पर कोइटेशन या पर एजुकेलेशन, वैसे ही वो एजोस्पर्मिक कंडीशन हो जाती है. इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पर्म जो है इस ओवम तक जब तक पहुंचेंगे तभी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा. और ये डिस्टेंस माइक्रोस्कोपिक स्पर्म के लिए बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाता है कि फेलोपियन ट्यूब को क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुंचे. इससे पहले ही बहुत सारे स्पर्म जो है तो वो डिजनरेट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. क्योंकि ओवम एक ही है, एक ही स्पर्म भी यदि यहाँ पहुंच गया तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अचीव हो जाए. जहां तक रही बात स्पर्म और ओवरी की, ओवम की, तो स्पर्म जैसे यहाँ से रिलीज होगा ये आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर. ये कहा जाता है कि स्पर्म और सेकेंडरी oocyte यदि एक ही टाइम पे जो है तो रिलीज होते, मीन्स यहाँ वेजाइनल ट्रैक से स्पर्म की एंट्री और यहाँ ओवरी के ग्रेफियन फॉलिकल को रैप्चर के सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना, तो ये तकरीबन एक टाइम पे जो है तो दोनों के दोनों पहुंचते हैं. कहाँ पर? इस रीजन पे जिसे आप कहते हैं एम्पुला स्थमिक जंक्शन.
मैंने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बताया था तब मैंने आपको बताया था ये फिब्री, ये फैला हुआ पार्ट इन्फेंडिबुलम, ये जो है तो इस्थमस जो जोड़ता है, और ये जो लास्ट ये जो टर्निंग पॉइंट कहलाता है ये कहलाता है एम्पुला। तो दरअसल ये कहलाता है एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन, जहाँ पर एम्पुला और इस्थमस आपस में मिलते हैं। ये स्पर्म ने यहाँ रीच करना और यहाँ पर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन करना। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये सेकेंडरी ओसाइड स्टेज में आता है। अब ये होता क्या है आगे, यदि आपको याद हो तो हमने कहा था जो सेकेंडरी ओसाइड बनेगा, सेकेंडरी ओसाइड के चारों तरफ एक लेयर मौजूद होगी जिसे हमने नाम दिया था जोना पेलुसिडा। और ये आपको मैंने कहा था कि जब जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा, मैच्योर फॉलिकल बनेगा, तो एक लेयर बन जाएगी ओवम सेकेंडरी ओसाइड की तरफ चारों तरफ, जो कहलाएगी क्या, जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के साथ साथ कुछ बड़ी बड़ी सेल्स भी जो इसको चारों तरफ से कवर किए होंगे, और वो सेल्स कहलाती हैं जोना रेटिकुलेटा। तो ये दो स्ट्रक्चर हैं जो एक्चुअली में सेकेंडरी ओसाइड्स को जो है तो प्रोटेक्ट किए रहते हैं। अब जैसे ही कोई स्पर्म रीच करता है, कहाँ पर, ये जैसे ही कोई स्पर्म रीच करेगा तो आपको पता होगा कि हमने स्पर्म का भी स्ट्रक्चर बनाया था। तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ये है न्यूक्लियस। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, एक्रोसोम। यदि आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं, एक्रोसोम वही पोर्शन है जो किसी भी सेल के गोल्गी बॉडी के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है। गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है, स्टोरेज करना, पैकेज करना, मैनेज करना। तो गोल्गी बॉडी क्या करता है, जो भी लाइटिक एंजाइम होते हैं या जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जिनके थ्रू ये लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करता था, वो सभी डाइजेस्टिव और लाइटिक एंजाइम को इकट्ठा करके कहाँ पर स्टोर करता है, एक्रोसोम में। यानी किसी भी स्पर्म में ये जो एक्रोसोम के अंदर की जो फीलिंग होती है वो कौन किसके थ्रू बनी हुई होती है, गोल्गी बॉडी के थ्रू। इस एक्रोसोम में वो ढेर सारे एंजाइम मौजूद होते हैं जो इन जोना रेटिकुला या जोना पेलुसिडा लेयर्स को क्या कर सके, डिसॉल्व कर सके, ताकि ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस मौजूद है स्पर्म के अंदर ये फ्यूज हो सके किसके साथ, सेकेंडरी ओसाइड के साथ। नाउ होता क्या है, देखिए यदि आप थोड़ा ध्यान से देखें तो एक स्ट्रक्चर में ये हुआ आपका सेकेंडरी ओसाइड। याद रखिएगा सेकेंडरी ओसाइड बाय नेचर कैसा है, हैप्लॉइड है। इज इट क्लियर। लेकिन इसमें एक और डिवीजन होना है क्योंकि मियोसिस सेकेंड होना है, उस स्टेज में रुका हुआ है। इस सेकेंडरी ओसाइड के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसको आप कहते हैं जोना पेलुसिडा। सपोज कीजिए ये क्या हो गई आपकी जोना पेलुसिडा, ये अंदर वाली क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसकी, सेकेंडरी ओसाइड की। और इनके चारों तरफ सेल बनी हुई हैं जिसको आप जोना रेटिकुलेटा के नाम पे जानते हैं। ठीक है, अब जोना रेटिकुलेटा का इतना ज़्यादा रोल तो नहीं है, बट जोना पेलुसिडा का है। अब जैसे ही कोई एक स्पर्म, यहाँ ये भी सवाल आता है कि आखिर एक ही स्पर्म क्यों इंटरेक्ट करता है। जैसे ही स्पर्म का एक्रोसोम यहाँ रिलीज करता है तो ये रिलीज करके इस लेयर को तोड़ते हैं, किसको, जोना पेलुसिडा। इसमें वो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो जोना पेलुसिडा को तोड़ सकते हैं। दरअसल जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इन ग्रेन्यूल्स को कहा जाता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। दरअसल ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड ग्रेनुलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही जोना पेलुसिडा लेयर ब्रेक होती है ये सभी के सभी और जैसे ही ये ब्रेक होगी तो क्या होगा, ये अंदर एंट्री लेने की कोशिश करेगा। जैसे ये ब्रेक हुई अंदर एंट्री लेने की, तो जैसे ही ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, यहाँ ब्रेक करेगा, तो न्यूक्लियस ठीक उसके पीछे पीछे रहता है, तो यहाँ न्यूक्लियस रिलीज होता है। और न्यूक्लियस जैसे ही एंट्री लेने की कोशिश करता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। यदि आपको 11th क्लास याद हो, मैंने मसल कॉन्ट्रैक्शन में बताया था कि वहाँ पर दो तरीके की प्रोटीन पाई जाती हैं, जी प्रोटीन और एफ प्रोटीन। जी कहलाती है ग्लोबुलर प्रोटीन, एफ कहलाती है
फाइब्रस प्रोटीन, तो जैसे ही एक्टिवेशन मिलता है ग्लोबुलर प्रोटीन आपस में जुड़ जुड़ के क्या बना लेती है, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक वैसे ही यहाँ स्ट्रक्चर होता है कि जैसे एक्रोसोम इसको तोड़ता है, न्यूक्लियस अंदर एंट्री लेता है। आपको बता दूं कि न्यूक्लियस की जो टेल या स्पर्म की जो टेल होती है वो भी पूरी नहीं घुस अंदर जा पाती है किसके, सेकेंडरी साइड के अंदर। यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ये न्यूक्लियस अंदर की तरफ एंट्री ले लिया, ये न्यूक्लियस वाला पोर्शन है, यानी जो क्रोमोसोम था, न्यूक्लियर मटेरियल था, अंदर चला गया और बाकी चीजें जो है तो वो पीछे ही टूट के रह जाती है, क्योंकि तब तक क्या बन चुकी होती है, एक लेयर बन चुकी होती है। इस लेयर का नाम होता है फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजिंग और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन है एक बार बन गई तो अब कोई भी स्पर्म का एक्रोसोम इस लेयर को ब्रेक नहीं कर सकता। यही कारण है कि एक ओवम में या एक सेकेंडरी साइड में केवल एक ही स्पर्म की एंट्री हो पाती है। इज इट क्लियर? नाउ जैसे ही स्पर्म की एंट्री यहां होगी, इस सेकेंडरी साइड में मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा, और जब इसमें मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा तो क्या होगा, ये मान लीजिए आपका सेकेंडरी साइट है, ये उसका न्यूक्लियस था, ये जो है तो क्या नाम से, ये न्यूक्लियस एंट्री लिया, कौन सा, स्पर्म का न्यूक्लियस। मैं केवल अंदर का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टूटता है दो भागों में, एक लार्जर सेल और फिर एक माइन्यूट सेल जिसको हम सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं, जो यहीं डिजनरेट हो जाती है। क्योंकि इसी से टूट के दो नई सेल बनी है। ये जो अगली सेल बनती है ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम कैरी करती है और इसी को हम कहते हैं क्या, क्रोमोसोम कैरी करती है और इसी को हम कहते हैं ओवम या ओटिड, जिसके साथ इस स्पर्म के न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, और जब ये फ्यूज होते हैं तो बनता है स्ट्रक्चर क्या, जाइगोट। नाउ इसके बाद एक बड़ी बात आती है कि किसका फॉर्मेशन होगा। यदि हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें, आपकी बुक में इस पे भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो जहाँ तक सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, बाद में भी पढ़ा। कुल मिलाकर यदि स्पर्म में जो ऑटोनॉमस क्रोमोसोम है वो तो एक्स ही रहेंगे या ऑटोसोमल क्रोमोसोम ही रहेंगे, इन्हीं का पेयर रहेगा। जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई, और जब आप इनके पेयर बनाएंगे तो ये दो बनेंगे, ऑटोसोम एक्स और एक बनेगा ऑटोसोम वाई। दरअसल ये ऑटोसोम वाई जब जाएगा जिस भी ओवम के साथ फर्टिलाइज करेगा, क्योंकि इनमें ओवम में जो है तो एक ही तरीके के गैमेट बनेंगे, ऑटोसोम प्लस एक एक्स, ऑटोसोम प्लस एक एक्स, इस तरीके की कंडीशन होगी। तो जब कभी भी ये वाई वाला क्रोमोसोम इन दो में से किसी के साथ फर्टिलाइज होगा तो मेल का फॉर्मेशन होगा, ये एक्स वाला फर्टिलाइज होगा तो उस कंडीशन में जो है तो क्या नाम से फीमेल का फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज एन कंडीशन। सो ये सेक्स डिटर्मिनेशन है, मैं इसको पहले भी बहुत डिस्कस कर चुका हूँ 10th क्लास में, तो मुझे नहीं लगता कि फिर से उस बात को डिस्कस करने की ज़रूरत। आप ये समझ जाइए कि एक्स और वाई बस एक ही है। हालांकि इसमें आप मेल को भी ब्लेम नहीं कर सकते और फीमेल को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि कौन सा वाला किसके साथ बाई चांस है। ऑटोसोमल वाई वाले क्रोमोसोम के साथ यदि फर्टिलाइजेशन हुआ ओवम का तो स्वाभाविक है कि मेल का फॉर्मेशन होगा, और यदि एक्स कैरी करते हुए स्पर्म के साथ इसका फर्टिलाइजेशन हुआ तो ओवम का के साथ तो उस कंडीशन में फीमेल का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर प्रोसेस ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन मीन्स दिस मेल इंटर इनटू द, suppose this is the sperm entry, this is the secondary side. After division it will form ovum and they fuse to form a zygote. Zygote is structure which is 2x by nature and a single cell structure, 2x now diploid in nature. This zygote start dividing by which type of cell division? माइटोसिस सेल डिवीजन। याद रखिएगा, हमने पहले भी कहा था मियोटिक सेल डिवीजन ओनली टेक प्लेस विद द गोनेडियल सेल्स, नॉट इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। क्योंकि जाइगोट ऑलरेडी बन चुका है, कहाँ पर बना है, ये एम्पुलर स्टिग्मी जंक्शन में बना हुआ है, जबकि एम्पुलर स्टिग्मी जंक्शन गोनेट्स नहीं है। गोनेट्स केवल क्या है, मेल के केस में टेस्टिस और फीमेल के केस में ओवरी। They are the only two places where meiosis cell division take place. In all other body part only mitosis cell division take place. तो confuse मत होइएगा। These zygote start dividing. When they start dividing,
द प्रोसेस इज नोन एज क्लीवेज। क्या कहते हैं इसको? क्लीवेज। तो ये 2 सेल बनेगी, फिर इसके बाद चलेगा तो 4 सेल बनेगी, फिर ये डिवाइड होगी तो कितनी बनेगी? 2, 4, देन नॉट 6, इट एक्चुअली फॉर्म 8 सेल, देन फॉर्म 16 सेल स्टेज। तो ये 8 से जो 16 सेल स्टेज है, यहां तक पहुंचते पहुंचते इसे हम क्या कहने लगते हैं? मॉरूला। क्या कहने लगते हैं? मॉरूला। सो द प्रोसेस इज नोन एज क्लीवेज। जो ये कटिंग है, 2, 4, 8 सेल कैसे मॉरूला कैसे बनेगा वो देख लीजिए। तो आपके जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, जायगोट से 2 सेल स्टेज, ये जो नई सेल बनती जा रही है इनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। फिर 2 सेल, दोनों की दोनों सेल डिवाइड होंगी तो 4 सेल बन जाएंगी, तो 4 सेल ब्लास्टोमियर स्टेज। फिर चारों की चारों सेल में डिवीजन होगा तो ये 8 सेल स्टेज। यहाँ ऐसा मत समझिएगा, ये एक ऐसा समझिए कि जितनी सेल बन रही है सब में डिवीजन हो रहा है। तो जब 4 सेल में डिवीजन होगा तो 8 बनेगी, 8 में डिवीजन होगा तो 16 बनेगी। तो यहाँ से आगे कौन सा स्टेज आएगा? 16 सेल स्टेज। और यही वो स्टेज है जिसे हम क्या कहने लगते हैं? मॉरूला कहने लगते हैं। कुछ देर बाद अभी 16 सेल स्टेज में भी, क्योंकि एक क्लीवेज की प्रोसेस है तो कंटिन्यूएशन में सेल डिवीजन चलते रहता है, तो 16 स्टेज एक्चुअली में कन्वर्ट होती है 32 सेल स्टेज में, फिर 32 सेल स्टेज एक्चुअली में 64 सेल स्टेज में। दरअसल 64 सेल स्टेज आते आते तक क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल इस तरीके से थोड़ा अरेंज होने लगती है आउटर और इनर लेयर में। तो जब इस तरीके की कंडीशन पहुंचती है आउटर और इनर लेयर की, तो ये जो आउटर की वॉल होती है इसको हम कहने लगते हैं क्या? ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहने लगते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और इनर जो लेयर होती है इसको हम कहने लगते हैं क्या? इनर सेल मास। आपको बता दूं कि 32 और 64 स्टेज आते आते तक कुछ ये जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, ये जो जिसको हम ब्लास्टोमियर कह रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट कह रहे हैं, वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो ये बाहर की लेयर हो गई ट्रोफोब्लास्ट और ये इनर सेल मास हो गया। आपको यहाँ कैविटी भी दिखाई देगी, ब्लास्टोसील नाम से कुछ बुक में आपको मिलेगा। ब्लास्टोसील एक कैविटी दिखती रहेगी और ये कहलाएगा ब्लास्टोसाइट, ब्लास्टोसिस्ट। तो मॉरूला बन गया या ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला भी कुछ बुक में मिलेगा, सॉरी दिख नहीं रहा, इनर सेल मास, और ये कहलाएगा ब्लास्टुला। तो दिस इज द स्टेज जहां तक 64 स्टेज सेल स्टेज तक ये पोजीशन पहुंच जाती है। एक्चुअली में जो ट्रोफोब्लास्ट है यही, हाँ, ये ब्लास्टुला स्टेज पहुंचते पहुंचते तक, नाउ इन केस ऑफ दिस स्ट्रक्चर व्हाट वी सी दैट, यदि आप डायग्राम देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। यहाँ जायगोट बना, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, मॉरूला आया, फिर ब्लास्टुला स्टेज आई। ब्लास्टुला स्टेज आते आते तक जो है तो क्या नाम से ये मूव करके यहाँ आ जाता है कहाँ? यूटेरस की इंडोमेट्रियम वॉल के पास। और इसका ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, इसका जो ट्रोफोब्लास्ट है वो इस यूटेरस के साथ जो है तो क्या नाम से जुड़ना शुरू करता है। और ये जो इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास ही एक्चुअली में कन्वर्ट होगा किस में? एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। और ये जो जुड़ने की जो प्रक्रिया शुरू होती है, यही स्टेज अब ब्लास्टुला को क्या बना देती है? गैस्ट्रुला बना देती है। साथ ही साथ गैस्ट्रुला जो है वो फेट मैप भी देती है। फेट मैप मीन्स गैस्ट्रुला बनते बनते तक ये कंफर्म हो जाता है, इसमें 3 लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और सबसे अंदर की तरफ इंडोडर्म, और जिनसे ये डिसाइड हो जाता है कि किस पार्ट से किस चीज का फॉर्मेशन होगा। तो ये फीट मैप ऑफ जो है वो गैस्ट्रुला स्टेज में हो जाता है और जैसे ही ये यूटेराइन वॉल से अटैच होना शुरू होता है। तो ये प्रोसेस एक्चुअली में चल रही होती है किसमें? इम्प्लांटेशन के दौरान। और इस प्रोसेस के बाद
ही डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू होती है। जैसे ही एक बार ये अटैच होता है ब्लास्टुला, बड़ी तेजी से जो है तो इंडोमेट्रियम वॉल इसको चारों तरफ से पकड़ना शुरू कर देती है। यही प्रोसेस कहलाती है इम्प्लांटेशन। और ये इम्प्लांटेशन इम्प्लांट होने के बाद किसमें, यूटेराइन वॉल में। और इसीलिए तेजी से यूटेराइन वॉल बड़ी हो रही होती है जब हम ल्यूटियल फेज की बात करते हैं, कि यदि खुदा न खास्ता इस सेकेंडरी ओसाइट के संपर्क में कोई स्पर्म आता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो इम्प्लांट करने के लिए यहाँ बड़ी बड़ी यूटेराइन वॉल का फॉर्मेशन होता है, इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता है, ताकि इस ब्लास्टुला को अपने साथ जो है तो कैप्चर किया जा सके, उसको गैस्ट्रुला स्टेज में जो है तो कन्वर्ट किया जा सके, ताकि फिर 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो सके। और वो 3 जर्म लेयर कौन कौन सी, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, जिनसे ये पता चल जाता है यदि इनमें से किसी भी लेयर में कोई डिफेक्ट है, मतलब उस पर्टिकुलर लेयर से बनने वाले जो पार्ट हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जाएगी। एज एन एग्जांपल, जहाँ तक इक्टोडर्म की मैं बात करूँ तो हमारा पूरा स्किन सिस्टम, हमारे ईयर, इंटरनल ईयर, नर्वस सिस्टम पूरा इक्टोडर्म से बनता है। यदि मैं मेसोडर्म की बात करूं तो पूरी मसल सेल, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है वो सब, ब्लड, मसल्स, बोन, ये सब किसके बनते हैं, मेसोडर्म से बनते हैं। जहाँ तक मैं इंडोडर्म की यदि बात करूं तो आपका एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल से लगे हुए जितने भी ग्लैंड हैं, चाहे वो लीवर हो, पैंक्रियाज हो, ये सब के सब इंडोडर्म के पार्ट हैं। तो एक मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि ये फेट मैप बताता है कि कौन से पार्ट किस किस फेट मैप बताता है कि किस किस से कौन कौन से पार्ट जो है तो बाद में फ्यूचर में जो है तो डेवलप। आई थिंक आज के लिए इतना टॉपिक ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक लास्ट टॉपिक बचेगा, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड आई थिंक पार्चुरेशन वाला जो हम नेक्स्ट क्लास में उससे भी ख़त्म कर देंगे। एंड देन थर्ड चैप्टर विल कंप्लीटेड थ्रू ह्यूमन reproduction. Be prepare well. We have a test for that also. The test will again online, so you prepare to answer the question. Thank you. Have a nice day.